Good morning, class. As you know, today we are going to start the next topic, that is impact parameter. तो impact parameter से पहले हम स्टडी कर चुके हैं distance of closest approach. अब हमारा न्यू टॉपिक है इम्पैक्ट पैरामीटर. दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर रीजनिंग. बहुत छोटा 1 मार्क का 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन सकता है. तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, उसके लिए बेटर होगा अगर ये डायग्राम विजिबल है तो ठीक है, नहीं तो आप वही डायग्राम प्रीवियस जो आप स्टडी कर चुके हैं, आई विल शो यू द डायग्राम ऑल्सो, उसमें भी क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व दैट. तो इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब होता है कि आपको पता है कि एक तो वो पाथ होता है अल्फ़ा पार्टिकल का जो बिल्कुल न्यूक्लियस के ठीक सामने है, न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन पे जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है, ठीक है. वहाँ जो अल्फ़ा पार्टिकल उस लाइन में जाता है, वो अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो जाता है, रीबाउंड 180 के एंगल से उसी पाथ से दोबारा वापस आ जाता है. कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो उस पाथ से अलग हैं लेकिन उसके क्लोज हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ हो सकता है, दूसरा इसके ऊपर जिस पे यू वेक्टर लिखा है दैट में भी, ठीक है. तो ये जो पाथ हैं जिनमें एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे करके जाता है और फिर अपना पाथ चेंज कर देता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये जो पूरा पाथ है, इसको पता है आपको, आप स्टडी कर चुके हैं 11th में कि जो पाथ है प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा था, जो पाथ है उसी को ट्रैजेक्टरी भी बोला जाता है. तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी ड्रॉ की जाती है, ट्रैजेक्टरी का मतलब वो किस डायरेक्शन से आ रहा था और फिर न्यूक्लियस के रिपल्जन की वजह से वो किस डायरेक्शन में चला जाता है. तो अल्फ़ा पार्टिकल की पूरी ट्रैजेक्टरी ट्रेस करने के लिए हमें उसका इम्पैक्ट पैरामीटर पता होना चाहिए. इम्पैक्ट पैरामीटर से क्या सेंस है, इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब होता है कि आपको दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस देखनी है. इम्पैक्ट पैरामीटर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स. अब वो टू थिंग्स कौन सी हैं, एक तो सेंट्रल लाइन जो आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन बीच वाली है, ये सेंट्रल लाइन, और दूसरी कौन सी डिस्टेंस के बीच, दूसरी कौन सी चीज़ है जिसके बीच की डिस्टेंस है ये, तो दूसरी जिस डायरेक्शन में अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा था. तो जैसे सपोज दैट ये ऊपर वाली लाइन दिखाई गई है, इस डायरेक्शन में अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा है, तो अल्फ़ा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर किधर है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी वेक्टर है. तो ये जो एरो लगा है यहाँ से यहाँ तक, तो एटम से टच करने से पहले ये दोनों लाइंस आपको देखनी है, एक सेंट्रल लाइन और एक वेलोसिटी वेक्टर की लाइन. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, छोटी सी डिस्टेंस है, उसके बीच में लिखा है बी, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर को. तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल. तो इम्पैक्ट पैरामीटर अगर छोटा है, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम है, तो आपको पता है जो पास वाली लाइंस हैं उनके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम होगी, जैसे ये जो दूर वाली लाइंस हैं उनके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा होगा, इस तरह से. तो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू अगर कम होती है तब क्या होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है. अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं, बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. और अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बढ़ती जाती है तो अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग का जो एंगल होता है वो कम होता है, ठीक है. तो आपको पता है कि बहुत कम ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं जो बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं. तो वो कौन से अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं जो बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर कम होता है. ओके, सो आई होप नाउ द कंडीशन इज़ क्लियर कि इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब है सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस और अल्फ़ा पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके बीच की डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही अल्फ़ा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, वो बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे. तो इम्पैक्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है. क्यों आता है ये कॉन्सेप्ट, ये पता लगाने के लिए आता है कि पहली चीज़ ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की ट्रैजेक्टरी कैसे बनेगी. पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, बाद में वो किस डायरेक्शन में जाते हैं, उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर का पता होना चाहिए. दूसरी बात, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं उसके लिए भी इम्पैक्ट पैरामीटर का यूज़ है. ओके, तो इम्पैक्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यानी कि उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी भी है, और दूसरी बात उसका फॉर्मूला. तो यहाँ से देखिए डेफिनेशन लिखी है
द इम्पैक्ट पैरामीटर इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर है क्योंकि इस तरह से ऑब्जर्व की गई है। द इम्पैक्ट पैरामीटर इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला यहाँ लिखा है, अगर विजिबल ना हो ठीक से तो आई विल शो यू दिस। मैं बता दे रही हूँ कैसे क्या लिखा है। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसका सिंबल अभी मैंने बताया स्मॉल बी होता है, स्मॉल बी, और उसके आगे है ये कांस्टेंट, वही कूलम्स कांस्टेंट 1/4πε0। उसके बाद होता है z यानी कि एटॉमिक नंबर e², और साथ में कॉट, और कॉट के साथ लिखा है θ/2, θ/2 अपॉन में आ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो एक कांस्टेंट यहाँ के ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का सिंबल कैपिटल के लिखने की जगह ई के लिख दिया है। ई के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसका रिलेशन ये होता है, और सेंट्रल लाइन पे जो जा रहा है अल्फा पार्टिकल उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एंगल 180 पुट करेंगे, कॉट θ/2 है, कॉट 180/2 90 हो जाएगा, और उससे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बस इतना ही है। अगर हम इस डायग्राम में देखें जो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच थी, और इम्पैक्ट पैरामीटर हर एक के लिए अगर लिखें तो इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर इतना है, इससे ऊपर वाली लाइन के लिए इतना है, और ऊपर वाली लाइन, और इस तरह से इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू हर एक लाइन के लिए अलग अलग है। तो आप देख रहे हैं जिनके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा है उनमें ऑलमोस्ट डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, उनसे कम, उनसे नीचे साइड वालों में डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, और जो जितना क्लोज जा रहे हैं उसमें डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज़ इम्पैक्ट पैरामीटर। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग पर, और नेक्स्ट हेडिंग हमारा है रदरफोर्ड्स मॉडल। तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अलग था। अब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया था गाइगर और मार्सडन, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हेल्प से हमने एक्सप्लेन कर दिया है, उसमें ऑब्जर्वेशंस, उसमें कंक्लूजन्स सब कुछ लिख दिया है। अब उन ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन की बेस पे रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल बनाया, तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कौन कौन से पॉइंट्स लिखे, तो दिस इज़ द रदरफोर्ड्स मॉडल। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अगर रदरफोर्ड्स मॉडल आता है तो आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। लैंग्वेज यानी कि पॉइंट्स का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब कैसे करना है, कितने बड़े, तो ऐसे ही डिस्क्राइब करने हैं आपको, क्योंकि हमेशा बड़ा क्वेश्चन ही आता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आएगा, तो वो जो लैंग्वेज है, जो लाइन्स हैं, वो इतनी ही लिखनी पड़ेंगी, आप उसको शॉर्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, रदरफोर्ड का मॉडल भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे आपने इससे पीछे पढ़ा था कि थॉमसन्स मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए रदरफोर्ड्स मॉडल आया। फिर रदरफोर्ड्स मॉडल की जो लिमिटेशंस थी, कुछ चीज़ों को इसने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें इससे एक्सप्लेन नहीं हो पाई। तो उसके बाद आता है बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसके बाद वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल में हमने क्या क्या स्टडी किया, और कुछ और वही पॉइंट्स यहाँ पर रिपीट होते हैं, लेकिन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में रिपीट होते हैं जो आपके अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में थे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द होल मास ऑफ द एटम आर कंसनट्रेटेड। तो सेंट्रल कोर है एटम के पास में, और वो सेंट्रल कोर ऐसी है कि उसमें दो चीज़ें कंसनट्रेटेड हैं, एक तो होल पॉजिटिव चार्ज और एक ऑलमोस्ट होल मास, सारा उसी पर कंसनट्रेटेड है। तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। तो ये पॉइंट को आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, दोनों चीज़ों के बारे में बताना है, चार्ज और मास। तो सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो कितना होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली दे रखा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द एटम। एटम का साइज़ कितना होता है, 10⁻10 मीटर अप्रॉक्स,
और न्यूक्लियस का साइज़ कितना है 10⁻⁻15 मीटर। तो यानी कि एटम के साइज़ के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है, और इसीलिए वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स देखे थे आपने, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वो बहुत कम डिफ्लेक्शन या ज़ीरो डिफ्लेक्शन के साथ में पास आउट हो गए थे उससे। थर्ड पॉइंट है आपका कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के आसपास जो है क्या है, सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड रेवोल्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो नेगेटिव हैं, और जितना वो नेगेटिव है उतना ही न्यूक्लियस पॉजिटिव है, यानी कि दोनों का चार्ज बैलेंस हो जाता है, और एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, फिर कम टू पॉइंट नंबर 4, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स। तो ये तो आपको पता है, केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रेवोल्यूशन करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और बिल्कुल ऐसा ही रेवोल्यूशन होता है जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रेवोल्यूशन करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, जहाँ भी रेवोल्यूशन होता है वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, और सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उनको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड द प्लैनेट से। और इसी तरह से यहाँ पर कौन सा फोर्स है, तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो ये भी अट्रैक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपका रदरफोर्ड्स मॉडल है जो कम्प्लीटली यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया है। इसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल के बाद में आता है आपके सामने लिमिटेशंस, के रदरफोर्ड्स मॉडल के साथ में क्या लिमिटेशंस थी, किन चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में आप देखेंगे सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। एक यहाँ डायग्राम नीडेड था, बट दैट डायग्राम इज़ नॉट हियर, मैंने यहाँ बनाया नहीं है, बट आई विल शो यू द डायग्राम कैसे आपको बनाना था। तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बताया था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेट भी कर रहा है, तो हमेशा वो क्या रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उसके साथ भी यही कंडीशन होगी। तो कंटिन्यूस एक्सेलरेशन में भी है, तो वो उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो इसका मतलब वो अपनी कुछ एनर्जी को लूज़ करता जा रहा है, और जब वो एनर्जी को लूज़ करता जाएगा तो इस तरह की सिचुएशन होगी कि सपोज दैट वो इस ऑर्बिट में रेवोल्यूशन कर रहा था एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन, तो ये रेवोल्यूशन इस तरह से कर रहा है, इसका पाथ ये है, ऐसे करके जा रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को लूज़ करता जाएगा, अपनी एनर्जी को लूज़ करता जाएगा, तो जब ये एनर्जी लूज़ कर रहा है तो धीरे धीरे करके ये डिक्रीजिंग रेडियाई की ऑर्बिट्स में रेवोल्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके इसकी जो रेडियस है, जिस ऑर्बिट में रेवोल्यूशन कर रहा है, वो रेडियस धीरे धीरे करके, तो इसकी जो रेडियस है ऑर्बिट की वो कम होती जाती है, और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है कि सबसे पहले वो यहाँ था इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे न्यूक्लियस है, और धीरे धीरे करके जब इसने अपनी एनर्जी लूज़ की तो इन द लास्ट क्या होगा, इन द लास्ट ये जो है वो न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएगा, एक स्पाइरल पाथ को ट्रेस करता हुआ। तो जब ये न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाएगा, न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स करेगा, तो इसका मतलब कि उसका रेवोल्यूशन एंड हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में जो ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो ऑर्बिट्स कहलाती हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। उनमें कभी भी रेवोल्यूशन ख़त्म नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, अगर किसी सोर्स से उसको एनर्जी मिलती है तो उससे हायर लेवल में जंप कर जाता है, अगर उसकी एनर्जी लूज़ होती है उससे नीचे वाले लेवल में आता है, लेकिन ये कभी भी न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स नहीं करता है। स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, इनमें परमानेंट रेवोल्यूशन रहता है, तो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड्स मॉडल। तो एक ये लिमिटेशन थी उसकी। सेकंड लिमिटेशन ये थी, ये सेकंड लिमिटेशन के बारे में आगे आपको समझ में आएगा कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम के बारे में कहा गया था कि उस स्पेक्ट्रम को प्रॉपरली रदरफोर्ड्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है।
जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया जाता है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। उसमें बहुत सारी लाइंस विजिबल होती हैं और इतनी ज़्यादा लाइंस वाला जो स्पेक्ट्रम है उसकी जगह पे जो रदरफोर्ड्स मॉडल था, अगर हम उसको ऑब्ज़र्व करें तो उसमें जो इस तरह का जो पाथ फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर इसको माने कि इसकी रेडियस कम होती जा रही है और स्पायरल होता जा रहा है इनवर्ड्स, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सब कंटिन्यूसली चेंज होंगे। तो इसका मतलब वो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पेक्ट्रम का, उसका मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए, स्पेक्ट्रम को शो करने के लिए बहुत सारे जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। लगभग बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट करते हैं, उनसे स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया जाता है। और लाइन का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे एक एनर्जी लेवल ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन कर रहा था, दूसरा एनर्जी लेवल ये है। तो जब इलेक्ट्रॉन हमेशा एक हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन करता है, उसकी तरफ आता है, तो जो स्पेक्ट्रम है उसकी लाइंस, डिफरेंट टाइप्स की लाइन शो होती हैं। तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक एक टाइप की लाइन है, उसके बाद अगर मान लीजिए इस लेवल तक आता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस विल बी शोन। तो ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। तो इसको भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड्स मॉडल। उसके बाद जो बोर्स मॉडल है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन से स्टार्ट होगा, उसने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। So here up to this topic we are finishing. Okay, thank you.